नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। सीधा आपको लखनऊ लेकर चलेंगे, जहां विधानसभा की कार्यवाही जारी है। मॉनसून सत्र में किस तरह से हंगामा बरपा है, देखिए। अनुरोध करूंगी कि पुनः इस पर विचार करें। आज तो दांत के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर दोनों साथ बैठे हैं, तो आज इसका इलाज का इसका कम से कम प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मैं आभार व्यक्त करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो 6 करोड़ वाली बात कही है माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, सभी सदस्यों को उधर के और इधर को, क्योंकि आप तो सहृदय हैं, आप तो सबके लिए सब कुछ दे देते हैं। जब आपके यहाँ कोई पहुंचता है तो आप चिट्ठी पर जरूर लिख देते हैं, पर वो क्रियान्वित नहीं हो पाता है। तो कम से कम 6 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव सभी सदस्यों से ले लें। और मैं आभार व्यक्त करूंगी सप्लीमेंट्री बजट। एक चीज आज अच्छी और देखने को मिली, लॉ एंड ऑर्डर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक बात जरूर कहूं, मैंने उठाया था सदन में, बाकी आपका जरूर इस पर बहुत आप सख्त रहते हैं, पर कल की जो दर्दनाक घटना गोमती नगर में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो एक महिला के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया है, वो सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, और गोमती नगर जैसे इलाके में इस तरह की घटना बहुत ही शर्मनाक है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसको पुनः इस बात को कहूंगी और धन्यवाद दूंगी। आज एक और नजारा अच्छा लग रहा है कि आज मुख्यमंत्री जी बैठे और पीछे सारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। इसके लिए मैं सभी को, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की होगी इस अनुपूरक बजट के लिए, मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बधाई देती हूँ। सभी सदस्यों के बारे में आप तो आज मुस्कुरा भी रहे हैं। आज जितनी देर तक नेता प्रतिपक्ष बोलते रहे, आप मुस्कुराते रहे, तो हमें विश्वास है कि आज सबके साथ साथ विधायकों का भी ख्याल रखेंगे और प्रदेश के किसान और गरीब जनता का भी ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, देखने वाले की नजर होनी चाहिए। अब हमारे पास भाजपा के सहयोगी दल की लिस्ट है, जो बोलने के लिए समय का आभास है। तो आप लोग अपने विवेक पे कहीं आप लोग बोलना चाहें तो ऐसे वहां से अपना दल सोनेलाल है, राष्ट्रीय लोक दल है, फिर अपनी निर्बल इंडिया शोषित हमारा दल भी है, और सुहेल देव पार्टी से भी है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो सभी का नाम है यहाँ पर। और कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी का भी है। तो आप लोग अपना, क्योंकि समय का है, मुख्यमंत्री जी को जो जैसा बताया अध्यक्ष जी ने निकलना है, तो आप लोग कहीं अपने विवेक पे कहीं बोलना चाहते हैं, जरूर अवश्य बता दें। माननीय अधिष्ठाता जी, सभी नेताओं के जो वक्तव्य हैं उससे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं, समय के महत्व को समझता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा अपना समय सौंपता हूं। अभी मोना जी ने जब विधायकों के वेतन और भत्ते की बात कही, तो लॉबी में उधर भी इधर भी यही चर्चा हो रही थी कि बड़े आशान्वित हैं हम लोग। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहीं। एक तो हैंडपंप वाली, जिसकी वाकई आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको नोट भी किया। और जब आपने विधायक निधि और वेतन भत्ते की बात करी, तो सत्ता पक्ष से भी मेज थपथपाने की आवाज आई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने घूरा और वो आवाज बंद हो गई। लेकिन माननीय नेता सदन विधायकों के अंतरात्मा की बात जानने वाले हैं, तो हम आशान्वित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1 मिनट में, 2 मिनट में कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो राष्ट्रीय लोक दल से। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो अनुपूरक बजट 2024 और 25 12,169 करोड़ 42,97,000 का रखा गया है, मैं उसकी पुरजोर समर्थन करता हूं।
तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे, जहां अनुपूरक बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी अपनी बात रखते नजर आए। उधर मंत्री नरेंद्र कश्यप का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने रामनगरी अयोध्या में नाबालिग लड़की से हुए गैंगरेप मामले पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने जनता को आश्वासन देते हुए कहा, बलात्कारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में किसी भी बलात्कारी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन कानून की निगाह से बच पाना योगी सरकार में संभव नहीं है। तत्काल सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी नजूल की भूमि के संदर्भ में जो कानून लेकर आए हैं, अधिनियम लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश के विकास में ये नजूल भूमि वाला अधिनियम बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत सबको करना चाहिए। अयोध्या में नाबालिग लड़की से हुए गैंगरेप मामले को लेकर राज्य मंत्री जेपीएस राठौर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि घटना बेहद शर्मनाक है। सरकार किसी भी माहौल को खराब होने नहीं देगी और माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। की घटना हुई, अगर कोई इस प्रकार से हमारे बहन बेटियों बच्चियों के साथ कोई इस प्रकार का अमानवीय कृत्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये संदेश जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं यहाँ समाज के अपने बच्चों को संभाल के रखें, नहीं तो सरकार किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को बख्शने वाली नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर उनको ठीक करने का काम सरकार जो नजूल। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम हरियाणवी अब पंचायतों में 50% महिलाओं को चुनते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसमें किसी की सिफारिश या किसी का कोई उसमें वो नहीं चलेगा कि किसी की सिफारिश करने से कोई बचेगा। कभी भी माननीय योगी जी की सरकार में गुंडे बदमाश माफिया या आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हर जगह होती है। विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक 2024 पारित किया गया। इसको लेकर सपा के विधायक संग्राम यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसका विरोध न केवल विपक्ष कर रहा है, बल्कि सरकार के समर्थक और बीजेपी विधायक भी इस बिल के खिलाफ हैं। उनकी पार्टी के लोगों ने तो विरोध किया, विपक्ष तो विरोध कर ही रहा था। पहली बार आप देखे होंगे खुद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नजूल अध्यादेश के खिलाफ अपनी बात बड़ी प्रमुखता के साथ रखने का काम किया है। तो मेरा स्पष्ट मानना है, सरकार महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार पे, छेड़खानी पे जीरो टॉलरेंस जो उनका फेल हुआ है, वो किसी बात पर चर्चा नहीं कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर बारिश कांड मामले में पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। शहर के ताज होटल के निकट गोमती नगर थाना क्षेत्र में बने अंडरपास के पास बारिश से जलभराव होने और आने जाने वाले राहगीरों और वाहनों चालकों के साथ अराजक तत्वों की हुड़दंगई का वीडियो वायरल हुआ था।
इसके साथ ही आरोपियों ने आपत्तिजनक गतिविधियां भी की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने थाना गोमती नगर में प्राथमिकी दर्ज की और 4 अलग अलग टीम बनाकर क्राइम टीम को लगाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की कोशिश में 4 को गिरफ्तार किया गया है। उधर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण भूमि मामले में महत्वपूर्ण फैसला आना है और फैसला आने से पहले हमारे संवाददाता ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा विष्णु शंकर जैन ने, आइए आपको सुनाते हैं। जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से 5 तर्क रखे गए थे और हिंदू पक्ष की तरफ से 8 तर्क दिए गए थे। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी, ये बताइए आप लोग जिससे तर्क रखे थे, आज क्या लगता है कोर्ट का क्या? देखिए, हमें तो उम्मीद यही है कि जो हमारी मेहनत है वो रंग लाएगी। काफी ज्यादा मेहनत की है पिछले 4 साल से। 25 सितंबर 2020 से लगातार यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो एक अतिक्रमण है। वो पूरा जो एरिया है 13.37 एकड़ जमीन वो भगवान श्री कृष्ण में निहित है, उनमें विराजमान है। कंस का कारागार आज भी वहां पे मौजूद है। तो इसलिए ये कोई भी शाही ईदगाह मस्जिद नहीं, ये अतिक्रमण किया गया है। और इसके लिए जो भी शाही ईदगाह मस्जिद ने पॉइंट्स रखे थे कोर्ट के सामने, उसका हमने बिंदुवार जवाब दिया है। चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मसला हो, वक्फ एक्ट का मसला हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मसला हो, ऑर्डर 23 रूल 3A का मसला हो और साथ ही साथ लिमिटेशन एक्ट का मसला हो। तो कोर्ट के जजमेंट का हमें इंतजार है। काफी लंबी सुनवाई चली है 4 महीने की ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने और आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें अपना फैसला देने जा रही है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने पॉइंट्स रखे हैं कोर्ट के सामने, और देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर आज आपके पक्ष में निर्णय आता है तो इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, देखिए, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में सर्वे का निर्देश दिया था और ये डायरेक्शन दिया था कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाएगा। उस आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगा दी और प्राइमरी तौर पे उनका वन ऑफ द लिम्ब ऑफ सबमिशन ये था कि ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज अभी पार नहीं हुई है और पहले ये ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज पार हो जाए। तो अगर आज ये फैसला आता है और ऑर्डर 7 रूल 11 की अग्नि परीक्षा हम पार कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अप्रोच करेंगे और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो स्टे किया गया है सर्वे पे, उस स्टे को वैकेट किया जाए और श्री कृष्ण जन्मभूमि का एडवोकेट कमीशन द्वारा सर्वे करवाए। ये थे हमारे साथ विष्णु शंकर जैन। अगर उनका कहना था कि आज इनके पक्ष में फैसला आता है तो वे सर्वे के लिए मांग करेंगे और जिस तरह से सर्वे पर रोक लगी उसे पुनः फिर से सर्वे कराया जाए, इसके लिए भी वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए सीधा आपको एक बार फिर लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां यूपी विधानसभा के सत्र की कार्रवाई जारी है। देखिए, हमने सर्वे अटल जी की इन पंक्तियों से सदैव प्रेरणा प्राप्त की है कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। और उत्तर प्रदेश के लिए जो स्वप्न बनाए गए थे उसको साकार करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास समय समय पर प्रारंभ हुए हैं, उन्हीं को साकार रूप प्रदान करने के लिए सरकार ने अपने बजट के दायरे को बढ़ाया। फरवरी में ही हमने अपना मूल बजट पारित करके अपना वित्तीय वर्ष अप्रैल में ही बजट की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया था। 24-25 का जो मूल बजट था, जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में भी कहा और हमारे यहां माननीय नेतागण जितने भी हमारे कांग्रेस की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी ने, जनसत्ता पार्टी के श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, निषाद राज पार्टी और सोहेलदेव राजभर पार्टी के हमारे जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने भी अपने वक्तव्य में जो बातें कही कि हमारा जो मूल बजट था वह 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का था। मांग के अनुरूप और प्रदेश के अंदर इस दौरान जो कार्य हुए, यद्यपि इस पूरे समय में ज्यादातर समय हमें आम चुनाव
का सामने करने में ज्यादा समय खर्च हुआ, लेकिन फिर भी इस दौरान जो कार्य हो रहे थे, अन्य जो एक्टिविटीज चल रही थी, उनके कारण हम लोगों ने लगभग विभिन्न विभागों में एवरेज 40% से अधिक रिलीजेज हुए हैं, 44% रिलीज हुए हैं और इसमें से 20% से अधिक धर्म खर्च भी हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो यह बजट 15-16 की तुलना में दुगने से अधिक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम इन सब मुद्दों के बारे में नहीं सोचते, इस प्रकार के बजट के दायरे को नहीं बढ़ाते, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाते, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में और समाज के विभिन्न तबके के वंचितों के बारे में, दबे कुचले उन तबकों के बारे में, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के बारे में सरकार की कार्य योजना आगे नहीं बढ़ती, तो उत्तर प्रदेश के बजट के आयाम को बढ़ाने में हम सफल नहीं हो पाते। हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाया और आज उसी का परिणाम है कि सफलतापूर्वक बजट इस माननीय सदन ने फरवरी में पास किया था। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ नए बजट पे कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया और आज जब हम अगस्त मास की प्रथम तिथि में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन पिछले 4 महीनों के अंदर पहले 2 महीने चुनाव में व्यतीत हो गए, अन्य एक्टिविटीज में व्यतीत हुई, अगले 2 महीने मात्र कार्य करने के लिए मिले और उस दौरान जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम है कि 44% से अधिक बजट रिलीज हुआ है, 20% से अधिक अब तक खर्च हो चुका है और हमारा प्रयास है कि जितना भी पैसा है, जो आपने अपने उद्बोधन में भी कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बात का द्योतक है कि यह पैसा किसी स्थायी निर्माण में लग रहा है कि रोजगार का सृजन भी करेगा और विकास की गति को भी तीव्र करेगा। उसी विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के सरकार के अभियान का वो हिस्सा है और पिछले 7 वर्ष में जो प्रयास प्रारंभ हुए उसी का परिणाम है कि हम बजट के दायरे को दोगुना करने में सफल हुए। प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो जीडीपी थी, अगर हम इसे 2015-16 की तुलना में देखें तो ये दुगने से अधिक बढ़ी है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय को देखें, पर कैपिटा इनकम को देखें, ये दुगने से अधिक बढ़ी है। ये दिखाता है हमारी दिशा सही है, उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है और उसी सही दिशा को एक नई गति देने के लिए जो नए मद बनाए गए हैं, उस मद में हम लोगों ने इस नए सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ी, जिसमें 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का इस सप्लीमेंट्री बजट हम लोगों को मानसून सत्र में लाना पड़ा है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का ये बजट वर्ष 24-25 का लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है, जो उत्तर प्रदेश की आबादी की दृष्टि से देश के अंदर अन्य राज्यों से हम तुलना करते हैं तो ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का मादा रखता है। मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था थी, आबादी हमारी सबसे ज्यादा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में हम देश के अंदर 6ठे-7वें स्थान पर थे। उत्तर प्रदेश के बारे में कैसा परसेप्शन था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप में से सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे और बाहर जाकर के इन बातों को अनुभव करते थे कि कैसी स्थिति है। पहचान का संकट होता था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने।